आज के इस वीडियो में हम मूलभूत लेखांकन शब्द मतलब कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ शब्द सीखेंगे जो बार बार हमें अकाउंटिंग के दौरान उपयोग में लानी होती हैं। सबसे पहला शब्द है संपत्तियां, मतलब एसेट्स। संपत्तियों का मतलब है कि ये उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है। इस प्रकार संपत्तियां वे स्रोत या सोर्स हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं। तो संपत्ति में क्या क्या आ रहा है? मशीन, भूमि, भवन, ट्रक, रोकड़, मशीनरी, इन्हें बोलते हैं संपत्ति। संपत्तियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वो स्थायी संपत्ति, मतलब फिक्स्ड एसेट्स। स्थायी संपत्तियों का मतलब उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली हैं, मतलब लंबे समय तक जो संपत्ति आपके साथ रहेगी उन्हें आप बोलते हो फिक्स्ड एसेट या स्थायी संपत्ति। जैसे कि भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर, कंप्यूटर, इस तरीके से फर्नीचर, ये सारे आएंगे स्थायी संपत्ति में, जो लंबे समय तक रखी जाएंगी और जिन्हें बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, जो उपयोग में लाई जाएंगे। जैसे कि ऑफिस में हमारे पास जो संपत्ति होती है, मतलब जो फर्नीचर होता है, जो ऑफिस का बिल्डिंग होता है, जो लैंड होता है, जिन्हें हम बेचते नहीं हैं, जो हमारी संपत्ति है, इन्हें हम कहते हैं स्थायी संपत्ति या फिक्स्ड एसेट। दूसरा होता है चालू संपत्तियां, मतलब करंट एसेट्स। चालू संपत्ति का मतलब होता है जो पुनः विक्रय के लिए या कम समय के लिए कैश में परिवर्तित करने के लिए रखी हो जाती हैं। इन्हें बोलते हैं चालू संपत्तियां या फ्लोटिंग एसेट्स, करंट एसेट्स। इसमें आएगा आपका प्राप्य बिल, मतलब वो राशियां जो आपको मिलना बाकी है पर मिली नहीं है, आपको भविष्य में मिलेंगी। जिन्होंने आपसे उधार खरीदा है वो आपको भविष्य में लौटाएंगे। स्टॉक मतलब जो आपने आज माल बेच लिया वो बिक गया, जो रह गया है वही आपका स्टॉक हो गया। देनदार, देनदार मतलब हो गया डिटर्स, जिन्होंने आपसे उधार लिया है और आपको वो भविष्य में पैसे लौटाएंगे। पूर्वदत्त व्यय, आपने किसी को एडवांस कुछ खर्चा किया हुआ है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है मूर्त संपत्तियां, मतलब टेंजिबल एसेट्स, मतलब टचेबल, जिनको छुआ जा सकता है। इसमें आपके हर वो चीज़ आएगी जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कि कैश, बिल्डिंग, भूमि, मशीन, मशीनरी, है ना, ये सारे इसमें आएंगे। इसमें एक और आता है अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब जिन्हें टच न किया जा सके, छुआ ना जा सके, जैसे कि ख्याति, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादि। गुडविल मतलब क्या होता है? जब आप बाजार में अच्छे से काम करते हैं, कहने का मतलब आपका लेन देन सही है, मतलब आपका व्यवहार सही है। जब आप किसी से उधार लेते हैं तो समय पे लौटाते हैं और अब अच्छा माल बेचते हैं, तो इसे बोलते हैं व्यवहार, मतलब लेन देन। जब आपका लेन देन सही होगा तो आपका बाजार में एक आपकी गुडविल बनेगी। इस गुडविल का क्या फायदा होगा कि भविष्य में अगर आपको कभी लोन लेना हो बैंक से या किसी लोन देने वाली कंपनी से, तो लोन की जगह ये गुडविल ही आपका संपत्ति का काम करेगा। आपको बाजार से उधार मिल सकता है बिना ब्याज का या कम ब्याज के। आप अपने महाजन से उधार कोई सामान ले सकते हैं उधार, और उसे कुछ समय बाद उसके पैसे लौटा सकते हैं बेच के। इस प्रकार से हम इसे बोलते हैं गुडविल। ठीक है। ट्रेडमार्क आप जानते ही होंगे, जब भी आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको कुछ लाइसेंस कुछ मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, कुछ आपको कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई करनी होती है, कुछ कानूनी दस्तावेज बनवाने होते हैं। इसे भी आप ट्रेडमार्क की तरह यूज करते हैं। इसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जो आपके व्यापार में काम करते हैं संपत्ति की तरह। अगला है दायित्व। दायित्व मतलब क्या होता है? वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरों को देना है, दायित्व कहलाता है।
जैसे लेनदार, देय बिल, ऋण, अधिविकर्ष इत्यादि। मतलब अगर आपको किसी को पैसा देना है, आपने दिया नहीं है, तो वो आपका दायित्व है, लाइबिलिटी है। जैसे कि देय बिल, कोई बिल है जो आपको देना है पर आपने अभी दिया नहीं है। कोई आपने ऋण लिया है पर अभी आपने उसको पटाया नहीं है, दिया नहीं है। आपने अपने महाजन से, अपने लेनदार से कुछ सामान उधार लिया है और उसके पैसे अभी तक लौटाए नहीं है, तो ये सारे जो है आपके लाइबिलिटीज कहलाती है। इस प्रकार दायित्व देयताएं हैं, मतलब पेबल है। ये ऐसी राशियां हैं जो लेनदारों को भविष्य में देय है। दूसरे शब्दों में दायित्व वित्तीय देनदारियां हैं जिनमें स्वामी का कोष शामिल नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दायित्व को आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसका एक सूत्र देखिए यहां लिखा हुआ है, दायित्व बराबर संपत्ति ऋण पूंजी, मतलब लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। कैपिटल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि व्यापार में जो संपत्ति आपके पास है उसमें से जितना पैसा, जितना आप कैपिटल, जितना आप संपत्ति व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाते हैं वही कहलाता है कैपिटल। तो एसेट्स में से जब कैपिटल को आप माइनस करते हो तो जो बचता है वही होता है आपका दायित्व या लायबिलिटीज। अगला है लेनदार। लेनदार कौन होता है? लेनदार मतलब जिसने आपको उधार दिया है, या वह व्यक्ति जो सप्लायर होता है, जो माल को उधार बेचता है, वो होता है लेनदार। क्योंकि आपको उधार माल बेचा है तो वो अब आपसे पैसे वापस लेने का अधिकारी हो गया, तो वो होता है लेनदार। ऐसे ही लेनदार को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्रेडिटर, और देनदार जो होता है उसको बोलते हैं डेटर। डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जो माल को उधार खरीदता है और जो भविष्य में लिए गए उधार को वापस करने का जिम्मेदार होता है, मतलब वो देनदार होता है, उसे हम बोलते हैं डेटर। ठीक है। देखिए फिर से वही शब्द आ गया, कैपिटल। उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाएगा जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, जिसे व्यापार का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व दावा है, अतः इसे चिट्ठा के दायित्व भाग में दर्शाया जाता है। पूंजी बराबर होता है कुल परिसंपत्तियां माइनस कुल बाह्य देयताएं। क्या होता है पूंजी? व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी आप अपने व्यापार में लगाते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कैश हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, वो सारा चीज कहलाएगा दायित्व, आपका कैपिटल। ठीक है। और कैपिटल जो है ये वास्तव में व्यापार के स्वामी को ही बताता है। ठीक है। व्यापार का स्वामी ही कैपिटल को व्यापार में लगा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, मतलब व्यय। आगम की प्राप्ति, ये आगम क्या होता है? आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए तथा विक्रय में जो लागत आती है, लेखांकन की भाषा में उसे व्यय कहा जाता है। आगम क्या होता है? जब भी आप कोई सामान बेचोगे तो उसके बदले में आपको जो राशि प्राप्त होगी, जो कैश प्राप्त होगा, उसके बदले में जो आपको जो मिलने वाला पैसा, वही आगम कहलाता है। ठीक है। व्यय क्या होता है? व्यय मतलब होता है, आप इसको उदाहरण से समझेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि बेचे गए माल की लागत, वेतन, किराया, बिजली का बिल, प्रिंटिंग के लिए जो भी आपका पैसा लगा, उसमें जो भी खर्च किया आपने, विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट में आपने जो खर्च किए, ठीक है ना, आपने किसी को कमीशन दिया हुआ है। कमीशन क्या होता है पता होगा आपको, कि जब किसी के सामान को बिकवाने के लिए, जब किसी सामान को बिकवाने के लिए आप मेहनत करते हो, मदद करते हो, किसी सामान को बिकवाते हो, हालांकि सामान आपका नहीं किसी और का है, तो उसके बदले में आपको जो राशि मिलती है वही होता है कमीशन। इसके लिए आपके पास किसी सामान का, किसी माल का होना आवश्यक नहीं है, आपको किसी दूसरे का सामान बिकवाना है, तो उसके बदले में आपको जो धनराशि मिलती है वही है कमीशन। ठीक है। तो ये हो गया व्यय। व्यय में आपका ब्याज भी आता है और ह्रास भी आता है। ठीक है, जिसको आप डिप्रिसिएशन बोलते हैं।
व्यय के कारण पूंजी में कमी आती है, साधारण सी बात है। जब आप एक्सपेंस करेंगे तो आपका जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो तो कम होगा ही, है ना। नेक्स्ट है इनकम। आगम मतलब होता है जब भी आपने कोई माल बेचा तो उसमें जो आपको पैसे प्राप्त हुए वो होता है आगम। उसके बाद फिर हमको बहुत सारे खर्च करने होते हैं। एक व्यापार के को बहुत दायित्व होता है कि एक व्यापार से ही आप पैसा निकाल के अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं, सैलरी देते हैं। उसके बाद उसी व्यवसाय से आप क्या करते हैं कि सभी प्रकार के खर्च, कुरियर एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली का बिल देना होता है, रंगाई पुताई कराना होता है, समय समय पर आपको डोनेशन देना होता है, चैरिटी करना होता है, दान चंदा देना होता है। तो ये सारे जो खर्च आपको करने होते हैं तब आप एक दुकान को अच्छे से चला सकते हैं, एक बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। तो आगम में से जब व्यय को, मतलब इनकम में से जब आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो भी बचता है वो होता है इनकम। ठीक है, मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को, आगम में से व्यय को घटाएंगे तो बचेगा आपका आय, मतलब इनकम। और अगर ये इनकम प्लस में है तो वो होता है लाभ, और अगर ये इनकम माइनस में है तो वो होता है हानि या लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है खर्च। संपत्ति, माल अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण खर्च कहलाता है। ठीक है। दो तरह के खर्च होते हैं, देखिए। एक होता है पूंजीगत व्यय, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है आयगत व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय या खर्च का मतलब होता है कि स्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया गैर आवर्ती व्यय पूंजीगत खर्च कहलाता है। जैसे आपने कोई भूमि, कोई बिल्डिंग, कोई मशीन, है ना, कोई कंप्यूटर खरीदा है अपने ऑफिस यूज़ के लिए, तो इस तरह के जो खर्च हैं, इससे क्या होता है, आपकी पूंजी में वृद्धि होती है, आपकी कैपिटल में बढ़ोतरी होती है, और ये लंबे समय के लिए लाभ प्रदान करता है। तुरंत इसका कोई लाभ तो दिखेगा नहीं, लंबे समय तक इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो इसका लाभ फिर दिखता है। इसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय, जिससे पूंजी में वृद्धि होती है। दूसरा होता है आयगत व्यय, मतलब एक ऐसा खर्च जिसको करने से आपके आय में वृद्धि होती है। आयगत व्यय वह व्यय है जो आवती प्रकृति का होता है और उसका लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है। लेखांकन अवधि मतलब एक साल के अंदर ही मान के चलिए इसका आपको लाभ दिख जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं आयगत व्यय। ठीक है, सभी आयगत खर्चों या व्ययों को व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। आयगत खर्च वर्तमान लाभ उपार्जन क्षमता बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका आयगत व्यय। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि जैसे कि डिस्काउंट या फिर एडवर्टीजमेंट, ये वो खर्च हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपके आय में वृद्धि होती है। अगला है आगम। मैं बता चुका हूं कि जब भी आप कोई सामान बेचते हो तो जो पैसे आपको मिलते हैं उसको बोलते हैं आगम। लिखा हुआ है माल के विक्रय से प्राप्तियां, अर्जित ब्याज, अर्जित ब्याज, या कोई कमीशन आपको मिल रहा है, या कोई किराया मिल रहा है आपको, या किसी लाभ का कोई अंश मिल रहा है, या फिर आपको कहीं से कोई डिस्काउंट मिला है। इस तरह के जितने भी मतलब रेवेन्यू आ रही है, इसी को हम बोलते हैं आगम। देनदार, लेनदार मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी माल को उधार खरीदता है वह व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी या कोई निगम देनदार कहलाता है। ठीक है, जिसके पास पैसा देना बाकी है, जिससे अभी जो पैसा भी देगा, दिया नहीं है, जिसे वसूलना रहता है लेनदार को, तो जो व्यक्ति उधार लेता है वह होता है देनदार, और वह व्यक्ति जो उधार बेचता है माल को उसे हम कहते हैं लेनदार या क्रेडिटर। ठीक है, तो ये हो गया डेबिटर और क्रेडिटर। ठीक है, इसका डेबिट और क्रेडिट से कोई संबंध नहीं है, ये अलग शब्द है, वो अलग शब्द है, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। डेबिट एक लिखने का तरीका है, क्रेडिट एक लिखने का तरीका है, ये नाम और जमा की बात है। और यहाँ पर डेबिटर और क्रेडिटर ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग फर्म है या संस्था या कंपनी है जो या तो उधार बेच रहे हैं माल या उधार खरीद रहे हैं। गुड्स, गुड्स क्या होता है?
गुड्स मतलब कोई ऐसा माल जिसे बेचने के उद्देश्य से ही खरीदा गया है, इसे हम क्या कहेंगे? माल बोलेंगे या गुड्स बोलेंगे। लेकिन उदाहरण के लिए एक दुकान में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं बेचने के लिए, और एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो दुकान का स्वामी एवं उसके कर्मचारी स्वयं उपयोग करते हैं। तो ऐसे सामान को जो बेचने के लिए रखा हुआ है उसे हम बोलेंगे गुड्स, और वह सामान जो खुद वो यूज कर रहे हैं उसको बोलेंगे एसेट, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इससे आप अच्छे समझ पाएंगे। लागत, लागत वह राशि है, मतलब कॉस्ट वह राशि है जो किसी वस्तु विशेष, उत्पाद अथवा क्रिया पर खर्च की गई हो या की जानी हो। ठीक है, मतलब कॉस्ट मतलब होता है वह राशि जो किसी वस्तु विशेष या किसी आइटम या किसी काम पर खर्च किया गया हो या खर्च करना हो, इसे बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो उस सामान को बनने से लेकर आपके दुकान तक पहुंचने में, आपके दुकान तक पहुंचने में जितना भी उसके पीछे खर्च हुआ है वो सारा अगर आप जोड़ेंगे तो निकल जाएगा उसका कॉस्ट। अगला है स्टॉक या रहतिया। रहतिया मतलब जो भी दुकान में हम सामान को बेचते हैं, अगर वो अब विकृत रह जाता, मतलब बिका नहीं है, जितना बिका था वो तो बिक गया दिन भर में, अब जो बच गया है वही होता है आपका स्टॉक। तो आज जो सामान बच गया इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और यही कल के लिए हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें और भी कुछ देख लेते हैं हम। क्रय और विक्रय। क्रय और विक्रय क्या होता है? सामान को खरीदना और बेचना, इसको हम बोलते हैं क्रय और विक्रय। क्रय क्या होता है? क्रय मतलब सामान को खरीदना। खरीदने के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, या आप तीन तरीके कह लें कि सामान को हम किस तरह से खरीद सकते हैं। सामान को हम खरीद सकते हैं कैश, नगद, या फिर हम खरीद सकते हैं उधार, या हम उसे खरीद सकते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या बैंक के माध्यम से। इसी तरीके से सामान जब आप बेचते हो तो बेचने के भी वही तीन तरीके हैं। आप उसको नगद बेच सकते हो, या उधार बेच सकते हो, या बैंक के माध्यम से बेच सकते हो। नगद अगर करते हो तो उसको हम बोलते हैं कैश सेल्स या कैश परचेस, और अगर आप उधार खरीदी बिक्री करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेस। इस प्रकार से जब सामान आपने खरीदा है तो हो सकता है उसमें कोई सामान ज़्यादा हो, एक्सपायरी डेट वाला हो, खराब निकल गया हो, तो आपको वापस करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, आपने अगर वापस किया तो। और अगर आपका कस्टमर है ना, आपको कोई सामान खरीदने के बाद, मतलब आपने बेचा, उसने खरीदा, अब उसने कोई सामान वापस कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इस प्रकार से परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। लेकिन टैली जब आप यूज करोगे ना तो वहां पे आपको परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न का शब्द नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का शब्द मिलेगा। तो डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न और क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। इस प्रकार से आप उसको समझिएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? अगर आपका जो इनकम है अगर वो प्लस में है तो वो प्रॉफिट है, और अगर आपका इनकम माइनस में है तो वो लॉस है। एग्जाम्पल से समझिए कि मानिए कि आपने 10,000 का इस महीने में सामान बेचा है, तो 10,000 आपका हो गया रेवेन्यू, और आपने 8,000 रुपये उसमें से खर्च कर दिए, सैलरी, दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये सारे में। तो अब आपके पास 2,000 रुपये बचे। ये 2,000 रुपये जो है एक्सपेंसेस के बाद में, यही आपका प्रॉफिट है। इसको उल्टा कर लेते हैं कि इस महीने में आपने 8,000 का माल बेचा है, इस महीने में आपने 8,000 का माल बेचा है, लेकिन आपसे 10,000 रुपये का खर्च हो गया है। तो इनकम जो आपका माइनस में आएगा, जो होगा 2,000 रुपये माइनस, तो ये आपका 2,000 रुपये लॉस में हो गया। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो व्यय या संबंधित लागत से आगम की अधिकता को लाभ कहा जाता है, और यदि आगम से व्यय की अधिकता हो गई तो इसे लॉस कहा जाएगा। ठीक है, इसमें और एक शब्द है वाउचर, मतलब प्रमाणक। क्या होता है प्रमाणक?
जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके बदले में आपको एक बिल या एक इनवॉइस दी जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्रमाणक, जो ये प्रमाणित करता है कि यह सामान इस दुकान से इतने रुपए में खरीदा गया। ठीक है, मतलब जब भी माल का क्रय या विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है तो इसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र या डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे ही हम प्रमाणक कहते हैं। ठीक है, इससे भूल चूक में बचाव भी होता है। मानो कि आपने कोई सामान खरीदा, उसका बिल आपको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, आपको पता रहेगा कि इसका कीमत इतना है और हमने इतना पीस खरीदा था यहाँ से, तो एक आपका प्रमाण रह गया उसका, है ना। जैसे कि आप मोबाइल में कोई रिचार्ज कराते हो तो तुरंत ही उसका वाउचर आपके मोबाइल में आता है। ठीक है, कहाँ पर दिक्कत होती है, जहाँ पर हमें कोई बिल नहीं मिलता तो भविष्य में सामान को लौटाने में भी दिक्कत होती है। मान लो हमें वापस करना है तो उसके प्रूफ मांगा जाता है, जो कि यही वाउचर या प्रमाणक होता है। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ और बता देते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या कटौती। जब भी कोई सामान हम बेचते हैं तो उसमें अगर हम कोई छूट देते हैं अपने ग्राहक को, या जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमको कुछ छूट मिलता है, तो इस छूट को ही बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट ऐसा समझिए कि जो दुकानदार दुकानदार को देता है, ताकि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को दे और फिर वो किसी ग्राहक से वो बेचकर उस सामान को कुछ पैसा कमा सके। ठीक है, तो इसका फायदा यह है कि व्यापारिक छूट जब दिया जाता है तो इससे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को छूट देता है ताकि वो भी कुछ लाभ कमा सके। यह जो छूट है इसे लिखा नहीं जाता, मतलब कितना छूट आप दे रहे हैं इसको लिखा नहीं जाता। जितना छूट दिया जाएगा उसको घटाने के बाद जो राशि बचती है सिर्फ उसी को ही लिखा जाता है। जिस व्यवहार में व्यापारिक छूट होती है, जिस व्यवहार में व्यापारिक छूट होती है उसका लेखा व्यापारिक छूट घटाने के बाद किया जाता है। इसी के विपरीत जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि हम ग्राहक को छूट देते हैं। जब ग्राहक को छूट देते हैं तो ये छूट होती है कैश में, नगद में, उधार में नहीं मिलेगा ये। जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रेड डिस्काउंट को नगद में भी दिया जाता है, उधार में भी दिया जाता है। इसमें जो डिस्काउंट का जो राशि है वो बहुत कम होती है, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राहक है वो सामान को थोक में खरीदता है, 50 पीस, 100 पीस, 1000 पीस ऐसा। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो ग्राहक को दिया जाता है, तो इसमें माल का जो संख्या है बहुत कम होता है और जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। और इसे हमें उसके बिल में, उसके वाउचर में लिख के देना होता है कि हमने आपको कितना डिस्काउंट दिया है। इसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट या नगद कटौती। ठीक है, यह कटौती उन व्यापारियों को दी जाती है जो कि एक निश्चित तिथि के पहले भुगतान कर देते हैं। ये भी अच्छी बात है। ठीक है, लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन, किसी भी वस्तु विक्रय, क्रय, विनिमय के लेन देन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक बहुत अच्छा यहाँ पे देखो एक और छूट रहता है, आहरण मतलब ड्राइंग। जब व्यापार का स्वामी अपने पर्सनल उपयोग के लिए व्यापार से कुछ कैश या कोई माल निकालता है तो उसे आहरण कहा जाता है। एक व्यापार को बहुत सारे दायित्वों का पालन करना होता है। व्यापार के स्वामी को अगर अपने बच्चे की फीस भरनी है या अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है या कहीं घूमने जाना है तो पैसे कहाँ से निकालेगा? व्यापार से ही निकालेगा ना। तो वह राशि, वह रोकड़ या वह माल जो व्यापारी मतलब व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है उसे ही आहरण या ड्राइंग कहा जाता है। और जब व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, व्यापार को चलाने के लिए व्यापार में पैसे लगाता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो मित्रों, आज हमने यहाँ पर अकाउंट से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जाने जो भविष्य में आपको अकाउंटिंग में मदद करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।